हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 19 अप्रैल। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 19 अप्रैल 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ऐसे ही डेली वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए। इसके अलावा दोस्तों अप्रैल 2022 के मंथली करंट अफेयर सीरीज का पहला एपिसोड आ चुका है, जिसमें 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक का रिवीजन कराया गया है, बहुत ही अच्छे से डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, इमेजेस के साथ में। तो बहुत ही अच्छे से आप रिवीजन कर सकते हैं। वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है बिल्कुल फ्री में, आप जाकर के देखिए। कल ही अभी अपलोड हुई है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों लास्ट डे के क्वेश्चंस की, कि कहीं आप इसे भूल तो नहीं गए। क्विकली करते हैं रिवीजन। इजराइल ने आयरन बीम नाम की मिसाइल सिस्टम का परीक्षण किया हुआ है। ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम है एक प्रकार से। ओडिशा ने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने की घोषणा करी हुई है। पंजाब नेशनल बैंक ने 12 अप्रैल को अभी 128वां स्थापना दिवस अपना मनाया। ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर की बैंक है। IIT गुवाहाटी ने दोस्तों ऊर्जा कुशल तकनीकी विकसित करने के लिए NTPC के साथ समझौता किया हुआ है। और अभी हाल ही में HDFC लिमिटेड ने दोस्तों गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में रेणु कर्नाड की पुनर्नियुक्ति की हुई है। पुडुचेरी ने अभी सी पोंडी नामक एक महोत्सव का उद्घाटन किया हुआ है। एक समुद्र तटीय महोत्सव है, पुडुचेरी में मनाया जाता है। इस बार से मनाया जाना शुरू हुआ है, यानी पहला संस्करण था। और मणिपुर में पूर्वोत्तर क्षेत्र का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। अमर मित्रा ओ हेनरी पुरस्कार से सम्मानित किए गए। रिचर्ड ओ हेनरी पुरस्कार। पीएम मोदी ने भगवान हनुमान की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया है गुजरात में। ये मूर्ति हनुमान चार धाम परियोजना के तहत दूसरी मूर्ति है। पहली वाली हिमाचल प्रदेश में शिमला में है। उड़ान योजना को दोस्तों सम्मानित किया गया है अभी प्रधानमंत्री पुरस्कार से। उड़ान योजना यानी उड़े देश का आम नागरिक योजना। क्लियर? तो ये टॉप 10 क्वेश्चंस थे। क्विकली किया हम लोगों ने रिवीजन। डिटेल जानकारी चाहिए तो कल की वीडियो आप देख लीजिए। क्वेश्चन ऑफ द डे में भी कल मैंने आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे थे जिनके जवाब आपको देने थे। पहला था कौन सा राज्य 10 सालों तक पुरुष और महिला हॉकी टीम को स्पॉन्सर करेगा, तो ओडिशा कर रहा है। उंगलिल ओरुवन जो है ये MK स्टालिन जो कि तमिलनाडु के CM है, उनकी आत्मकथा है, अभी हाल फिलहाल में लॉन्च हुई थी। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं आज के दिन के शानदार करंट अफेयर के क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन है विश्व विरासत दिवस या विश्व धरोहर दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डे है विश्व विरासत दिवस या वर्ल्ड हेरिटेज डे या विश्व धरोहर दिवस भी इसे कहते हैं। तो दुनिया भर में जो धरोहर हैं उनको याद करते हुए, उनके महत्व को बताते हुए, साथ ही साथ इतिहास को रिवाइज करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। उनको संरक्षित करने के लिए मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र का ही एक संगठन है यूनेस्को के द्वारा ये संरक्षित किया जाता है जितनी भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती हैं। ठीक है, भारत में दोस्तों टोटल अगर साइट्स की बात करें, टोटल स्मारक और स्थलों की बात करें तो 3691 रहे, लेकिन इनमें से केवल 40 को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में नामित किया गया है। भारत दोस्तों एक ऐसा देश है जो समझ लीजिए बहुत ही प्राचीनतम देश है, तो इसलिए यहाँ पर स्मारक स्थल और वगैरह जो स्मृतियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, हेरिटेज हैं बहुत ज़्यादा हैं। फिलहाल हम लोग वर्ल्ड हेरिटेज डे पर बात करेंगे। इसकी थीम इस बार की है हेरिटेज एंड क्लाइमेट। क्या है? हेरिटेज एंड क्लाइमेट। क्लियर? यूनेस्को के बारे में, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन 1946 में स्थापना हुई। पेरिस फ्रांस में हेडक्वार्टर है। आंद्रे अजोले इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अच्छा, अभी 39वां और 40वां किसे घोषित किया गया है यूनेस्को की विश्व धरोहर, इसे आप याद रखेंगे। तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में दोस्तों 39वां जो है ये रामप्पा मंदिर है, तेलंगाना में स्थित है। और ये है धौलावीरा दोस्तों आप जानते हो हड़प्पा कालीन क्षेत्र था, धौलावीरा वो है। ठीक है, अगला देखते हैं। हाल ही में किस देश ने जोगजिंग 6D उपग्रह लॉन्च किया? तो जोगजिंग 6D सैटेलाइट लॉन्च किया है दोस्तों चाइना ने अभी हाल फिलहाल में ये सैटेलाइट लॉन्च किया हुआ है। चाइना के जीचांग सैटेलाइट सेंटर से लॉन्च किया गया है जो कि सिचुआन प्रांत चाइना में स्थित है। लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट का इसने इस्तेमाल किया था। लॉन्ग मार्च सीरीज का ये 415वां मिशन है। लॉन्ग मार्च जो है याद रखना आपको, ये रॉकेट का नाम है किसके रॉकेट का? चाइना का। ठीक है, भारत में जैसे PSLV GSLV होता है वैसे इसका ये होता है। अभी आपको याद होगा चाइना ने कुछ दिन पहले ही दोस्तों गोफवेन 303 लॉन्च किया था।
क्या लॉन्च किया था? गोफवेन 303, ठीक है ना। तो इसको भी आपको बताया गया था। लॉन्ग मार्च 4C से ये लॉन्च किया गया था, ये भी लॉन्ग मार्च रॉकेट से लॉन्च किया गया था। चाइना आप देख पाओगे मैप में, तो ये एशिया के मैप में यहाँ पर है चाइना, ये है अपना प्यारा भारत, ये है चाइना, ठीक है। तो चाइना जो है, अभी यहाँ एक रिपोर्ट आई हुई थी, चाइना को बताया गया था कि चाइना गोल्ड के कंज्यूमर के मामले में नंबर 1 पर है, सेकंड पर भारत है। भारत यानी कि गोल्ड का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है और चाइना जो है वो पहले पर है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें चाइना से रिलेटेड आई, जैसे अभी इसने अपनी पहले इलेक्ट्रिक क्रूज शिप यात्रा की, दुनिया का सबसे बड़ा जो था। इसके अलावा इसने अंतरिक्ष में उपग्रहों को नष्ट करने के लिए लेजर टेक्निक विकसित की हुई है, तो ये भी आप याद रखेंगे। दुनिया का पहला कृत्रिम सूर्य इसने बनाया हुआ है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में कौन सा ऐप प्रधानमंत्री संग्रहालय का आधिकारिक डिजिटल पेमेंट पार्टनर बना? तो दोस्तों ये बन गया है पेटीएम। ये बन गया है प्रधानमंत्री संग्रहालय, जो अभी प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम अभी लॉन्च हुआ है, अभी उद्घाटन किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। इसका ऑफिशियल डिजिटल पेमेंट पार्टनर बन गया है। तो ये जो होगा पेटीएम जो होगा, ये प्रधानमंत्री म्यूजियम जो है उसमें पेमेंट करने के लिए, उसमें टिकट की पेमेंट करने के लिए QR कोड के माध्यम से और भी जो भी माध्यम होंगे उसके माध्यम से पेमेंट थोड़ा क्विकली कराएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री संग्रहालय के बारे में क्विकली कीजिए रिवीजन। अभी उस दिन तो मैंने आपको बताया ही था डिटेल में कि 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया। ये 3 मूर्ति स्टेट की साइट पर बनाया गया है, 271 करोड़ की लागत आई हुई है। ये जो साइट है दोस्तों, पहले जवाहरलाल नेहरू के घर के रूप में जाना जाता था, जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, भारत के पहले प्रधानमंत्री। तो 16 वर्षों तक उनकी मृत्यु के बाद ये नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय यानी कि नेहरू म्यूजियम मेमोरियल एंड लाइब्रेरी में परिवर्तित कर दिया गया था और अब इसे बना दिया गया है प्रधानमंत्री संग्रहालय। यानी अब इसमें सभी प्रधानमंत्री जो हुए हैं उनकी इसमें स्मृतियाँ होंगी, उनके कार्य इसमें हैं। अगला, हाल ही में दृष्टिबाधित लोगों के लिए किस नाम से देश का पहला रेडियो चैनल लॉन्च किया गया? तो दृष्टिबाधित लोगों के लिए दोस्तों देश का पहला रेडियो चैनल लॉन्च किया गया है रेडियो अक्ष के नाम से। रेडियो अक्ष जो होगा ये दृष्टिबाधितों को मदद करेगा, उनको नई जानकारियाँ देने में, ऑडियो बुक सुनने में, ठीक है, ऑडियो पॉडकास्ट सुनने में और भी शिक्षा संसाधनों में के रूप में भी वो काम आएगा। तो नागपुर महाराष्ट्र में ये बनाया गया है, डेवलप किया गया है देश का पहला रेडियो चैनल रेडियो अक्ष। इसे द ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन नागपुर और समदृष्टि क्षमता विकास एवं अनुसंधान मंडल, जिसे कहते हैं सक्षम, इसके सहयोग से बनाया गया है। क्लियर? अच्छा, दृष्टिबाधित हों या फिर कोई दिव्यांग हो, इनके लिए MZT एजुकेशन की तरफ से भी एक पहल चलाई गई है और इस पहल के तहत अगर जो स्टूडेंट हैं, अगर वो दिव्यांग हैं, CBT 1 क्वालिफाई किए हुए हैं, तो CBT 1 क्वालिफाई किए हुए स्टूडेंट को CBT 2 में अच्छे स्कोर दिलाने के लिए दोस्तों उनको कोर्स फ्री में दिया जा रहा है। तो आपको GS का जो NTPC का CBT 2 का बैच लॉन्च हुआ है ये फ्री में दिया जाएगा। तो आप इसके लिए करना क्या है, अपना स्क्रीनशॉट जो प्रोफाइल ID है MZT ऐप का उसका, इसके बाद आपका सर्टिफिकेट और तीसरा चीज़ NTPC 1 का रिजल्ट CBT 1 का, ये 3 चीज़ें आप देंगे अगर, तो फिर आपका कोर्स बिल्कुल अनलॉक कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विमोचित पुस्तक द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है दोस्तों राजेश तलवार ने। द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन, आप जान गए होंगे किसके ऊपर ये बुक लिखी गई है। ये बुक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के ऊपर, ठीक है। तो द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन नाम की बुक किसने लिखी? राजेश तलवार ने। 14 अप्रैल 2022 को ये पुस्तक लॉन्च भी की गई उनकी जयंती के अवसर पर। अगला, IPL में 150 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? तो दोस्तों पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं भुवनेश्वर कुमार, जिन्होंने IPL में 150 विकेट ले लिए हैं और अभी क्योंकि खेल रहे हैं तो ये 150 प्लस भी जाएंगे जरूर, ठीक है। तो IPL में अगर पूछा जाए कि भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले, तभी आप बताएंगे भुवनेश्वर कुमार। ओवरऑल IPL में अगर पूछा जाएगा किसने सबसे ज़्यादा विकेट लिया है, तब आप बताएंगे ड्वेन ब्रावो। अभी कुछ दिन पहले ही ये क्वेश्चन आया हुआ था, मैंने आपको बताया था कि ड्वेन ब्रावो ने दोस्तों लसित मलिंगा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लसित मलिंगा 170 विकेट के साथ अब तक सबसे ज़्यादा IPL में विकेट टेकर थे, लेकिन ड्वेन ब्रावो इनका रिकॉर्ड तोड़ दिए 174। अभी देखिए यहाँ पर भी स्टार लगा हुआ है, ये भी अभी खेलते हैं, तो जब खेलते हैं तो अभी और भी स्कोर बढ़ेगा। हो सकता है जब आप ये वीडियो 1-2 महीने बाद देखो तब हो सकता है ये डाटा और ज़्यादा बढ़ जाए, 180 विकेट हो जाए इनके, ठीक है। तो जहाँ जहाँ स्टार बना है यानी कि अभी ये खेल रहे हैं, जबकि लसित मलिंगा तो रिटायर हो गए हैं।
तो कुल मिला जुला करके सीधी और आसान भाषा में समझिए, भारत के सबसे ज़्यादा विकेट टेकर हैं भुवनेश्वर कुमार, 150 विकेट पूरा हो गया है। 150 विकेट लेने वाले केवल 3 ही गेंदबाज हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा हैं ड्वेन ब्रावो 174 विकेट, दूसरे पर लसित मलिंगा है 170 विकेट के साथ, लेकिन ये रिटायर हो चुके हैं। क्लियर। अगला, हाल ही में किस देश ने भारत से कृषि आयात को निलंबित किया? तो इंडोनेशिया ने दोस्तों एक तगड़ा झटका दिया है इंडिया को, बहुत ही दुखद खबर है। भारत से कृषि आयात को इसने निलंबित कर दिया है, यानी एग्रीकल्चर इंपोर्ट जो है वो दोस्तों अभी सस्पेंड कर दी है। ये बहुत ही बड़ा झटका है भारत के लिए। इंडिया का काफ़ी ज़्यादा अच्छा पार्टनर है ये इंडोनेशिया काफ़ी चीज़ें खरीदता है भारत से। तो इसने अभी ये कहा है कि हम अभी इंपोर्ट जो है सस्पेंड करते हैं। कारण क्या है? कारण ये है टाइम। देखो इंडिया वाले जो है ना टाइम का महत्व समझते नहीं हैं। यहाँ पर क्या हुआ कि नई दिल्ली के जो ऑफिसर्स हैं, जो अधिकारी हैं, वो खाद्य सुरक्षा और मूल्यांकन करने वाली जो भी प्रयोगशालाएं होती हैं, लैब होती हैं, वहाँ से इनको COA यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस, ये सर्टिफिकेट देने में टाइम लगा दिए, बहुत ज़्यादा विफल रहे। और वहीं थाईलैंड वगैरह से इसको जल्दी मिल गया ये सारा सर्टिफिकेट, और ये जो भी डॉक्यूमेंटेशन हुआ वो जल्दी हो गया। तो इस वजह से इंडोनेशिया ने कहा कि अब आप बहुत ज़्यादा लेट लगा दिए, इसलिए हम कैंसिल करते हैं। देखिए टाइम की वजह से ही ये मामला गड़बड़ हो गया, वरना देखिए अगर पिछले सीजन की बात करें, चीनी के एक्सपोर्टेशन में भारत का लगभग 30% जो कंज्यूमर होता है वो इंडोनेशिया होता है। चीनी 30% इंडोनेशिया लेता है भारत से। इसके अलावा गेहूँ, चावल, मक्का, मिर्च, मूंगफली और प्याज का भी इम्पोर्टेशन करता है इंडोनेशिया। तो ये समझ लीजिए कि एक बड़ी दुखद खबर है इंडिया के लिए। ऐसे टाइम पर ये जो डील कैंसिल हुई है। फिलहाल इंडोनेशिया के बारे में अगर बात करेंगे दोस्तों, इंडोनेशिया आप मैप में देख पाओगे, यहाँ पर है एशिया के मैप में, यहाँ पर है इंडोनेशिया। ये जो व्हाइट कलर की कंट्री दिख रही है ना, ये सब इंडोनेशिया ही है। इंडोनेशिया यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर मैंने जूम करके दिया हुआ है, ये अपना प्यारा भारत है। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता अभी है, लेकिन क्या होने वाली है? नुसंतारा। तो आप नुसंतारा को ही याद रखेंगे, ये नई राजधानी है। क्या है? नुसंतारा होगी नई राजधानी। जकार्ता डूब रहा है, बताया था आपको, ठीक है, अगले 50 सालों में डूब जाएगा एक रिपोर्ट के अनुसार। तो नुसंतारा होगी, ये न्यू कैपिटल होगी इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट कौन है? जोको विडोडो। यहाँ की करेंसी क्या होती है? इंडोनेशियाई रुपया। इंडोनेशिया ही तो दोस्तों इस बार G20 की समिट की मेजबानी कर रहा है। अगली बार भारत करेगा, इस बार G20 की मेजबानी इंडोनेशिया कर रहा है। अगला, हाल ही में क्रिकेटर हामिश बेनेट ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की। ये किस देश के खिलाड़ी हैं? तो हामिश बेनेट ये हैं न्यूजीलैंड के खिलाड़ी। अब इन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से दोस्तों संन्यास की घोषणा कर दी है। ये न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज थे, तो इन्होंने संन्यास ले लिया। हालांकि इनका 17 साल का करियर रहा, लेकिन ज़्यादा मैचेस ये खेलने को नहीं पाए। बहुत ही छोटा करियर रहा, ईयर में नहीं, इनका मैचेस के मामले में छोटा रहा, लेकिन ईयर के मामले में लंबा करियर रहा। फिलहाल इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी हुई है। आखिरी बार ये पाकिस्तान के मीरपुर में बांग्लादेश के खिलाफ खेले हुए थे T20 इंटरनेशनल, अभी सितंबर 2021 में। तो एक दिवसीय मैचों में अगर बात करें तो 33 विकेट, और T20 इंटरनेशनल में केवल 10 विकेट ये ले पाए हैं अभी तक। न्यूजीलैंड के बारे में अगर बात करें तो न्यूजीलैंड दोस्तों पिछले दिनों में काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहा था फाइनल जीतने और हारने के लिए। जैसे कि अभी दोस्तों जो ICC का ODI विश्व कप हुआ 2019 वाला, उसमें ये उप विजेता रहा था, इंग्लैंड जीता था। इसके बाद 2020 का जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हुआ, इसमें ये विनर रहा था न्यूजीलैंड, ठीक है ना, विनर रहा था। 2021 का जो हुआ T20 इंटरनेशनल T20 वर्ल्ड कप जो हुआ, उसमें ये उप विजेता रहा था, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया ने उसको जीता था। तो ये 3 बड़े ICC के टूर्नामेंट हुए जिसमें ये समझ लीजिए कि फाइनल खेला है। अगला, हाल ही में किसे मैल्कम आदेसेसिया पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में प्रभात पटनायक जी को मैल्कम आदेसेसिया पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। ये हैं प्रभात पटनायक, तो ये सम्मानित किए गए हैं दोस्तों। ये जाने माने भारतीय इकोनॉमिस्ट हैं और राजनीतिक टिप्पणीकार भी हैं। तो इनको मैल्कम एंड एलिजाबेथ आदेसेसिया ट्रस्ट के द्वारा नामांकित किया गया ये पुरस्कार मिला हुआ है, जो कि उत्कृष्ट सामाजिक वैज्ञानिक को दिया जाता है। इसमें एक सर्टिफिकेट 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। अगला, AIMA ने सुजीत सरकार को किस फिल्म के लिए डायरेक्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया? तो दोस्तों सुजीत सरकार, इनको इनकी फिल्म सरदार उधम के लिए डायरेक्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला हुआ है AIMA के द्वारा।
ये आपको दिख रहे हैं सुजीत सरकार, इन्होंने विकी कौशल के साथ सरदार उधम फिल्म बनाई हुई थी, तो इस फिल्म के लिए इनको मिला हुआ है। ज़बरदस्त फिल्म है, आपको भी देखना चाहिए। सरदार उधम थे कौन? तो दोस्तों जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, तो उसमें जिसने गोली चलवाई थी जनरल डायर ने, उसको इन्होंने 21 सालों के बाद जा करके गोली मारी थी, हत्या किया था, बदला लिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड का। तो ये थे सरदार उधम, 21 सालों के बाद लंदन में जा करके उसका मर्डर किए। और फिलहाल इस फिल्म के लिए सुजीत सरकार को यह अवार्ड मिला है। नितिन गडकरी जी जो कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं, इन्होंने दिल्ली में कई कैटेगरीज में अवार्ड दिया, तो उसमें से एक ये भी था, फिल्म की कैटेगरी में इनको मिला है अवार्ड। ठीक है, तो बस दोस्तों ये तो था हमारा आज का दिन का टॉप 10 करंट अफेयर का क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो आई होगी पसंद। जाइएगा मत, आज हम लोग बात करेंगे एमपी स्पेशल की, मध्य प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर की। तो वीडियो कैसी लगी है आप कमेंट में हमें जरूर बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए, तो मध्य प्रदेश स्पेशल में हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश की कुछ क्वेश्चन। जैसे मध्य प्रदेश में चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड अभी मुख्यमंत्री समेत कई हस्तियों को दिया गया, गवर्नर, मुख्यमंत्री, ठीक है, और भी कई सेलिब्रिटीज को। मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना अभी मध्य प्रदेश में शुरू की गई थी। भारत के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन ग्वालियर में किया गया और यहीं पर ड्रोन मेला भी, भारत का पहला ड्रोन मेला ये भी मध्य प्रदेश में ही आयोजित हुआ। इसके अलावा 10 मिनट में 11.71 लाख मिट्टी के दिए जलाकर के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में शिवरात्रि के टाइम पर ये रिकॉर्ड बना है। भारत का पहला बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन संयंत्र जो है ये स्थापित किया गया है दोस्तों, मध्य प्रदेश में ही स्थापित किया गया है। इसके अलावा भारत का सबसे बड़ा सीएनजी आधारित, जो सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, सीएनजी आधारित एक संयंत्र भी स्थापित यहाँ पर किया गया है। ठीक है, गोवर्धन नाम है। होशंगाबाद नगर का नाम अभी नर्मदापुरम किया गया बदल करके, शिवपुरी का नाम बदल करके कुंडेश्वर धाम किया गया और बाबई का नाम बदल करके माखन नगर किया गया। तो ये 3 महत्वपूर्ण नाम भी अभी बदले गए हैं। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें आप मध्य प्रदेश से रिवाइज किए। कुछ और पॉइंट्स अगर होंगे तो उनको कल की वीडियो में कवर कराया जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। अमर मित्रा को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? अगला, एनटीपीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो पता होगा डिटेल में जरूर आंसर करना। अगर आप आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 में 100% स्कोर करना चाहते हो तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट ने ज्वाइन किया हुआ है दोस्तों। बिल्कुल सिलेबस पर आधारित आपके लिए वीडियोज लाई जा रही हैं। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देने की इसमें प्राथमिकता है। समय बहुत कम बचा हुआ है, एग्जाम डेट्स अनाउंस होना स्टार्ट हो गया है। आप 1 महीने में बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हो। ये अंतिम महीने में आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। अगर आप जो वीडियोस मैंने प्रोवाइड करी हुई हैं और की जा रही हैं उनको सबको अगर कवर कर लिए तो 100% जीएस में स्कोर करोगे, ये मेरा दावा है। आप जाकर के इस बैच को ले सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है या फिर MZT ऐप इंस्टॉल करके जा करके आप ले सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, MZT ऐप इंस्टॉल करना है, यहाँ से वीडियो कोर्स सेक्शन में जाना है। इसके बाद आपको NTPC CBT 2 के स्पेशल बैच में जाना है। वहीं पर मिल जाएगा बैच, परचेज कीजिएगा। कोई अगर डाउट हो, कोई प्रॉब्लम है तो आप संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।